Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 30 मई 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गिब्राल्टर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना यह है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि जो आईएनएस सिंधु कोश है ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो आईएनएस विराट है ये एक सबमरीन है। फिर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। एक दुखद सी खबर ये देखने को मिलेगी। आपको पता होगा एक पंजाबी पॉपुलर सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है शुभदीप सिंह सिद्धू, वैसे सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते हैं। यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा सा चैनल है, बहुत सारे सॉन्ग्स यहाँ पर इनके हैं जिन पे मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हुआ क्या है, यहाँ पर संडे यानी कि कल के दिन सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई है। अब गोली मारने की वजह से यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। इसी को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी कल कवर हो चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ट्विटर पर यह न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी। आपका थंबनेल जो है आज का वो भी यहाँ पर इसी न्यूज़ के ऊपर बनाया हुआ है। अब हुआ क्या, हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। बोला यह जा रहा है इन आर्टिकल्स के मुताबिक कि सिद्धू मूसेवाला के पास जो पहले सिक्योरिटी हुआ करती थी, क्योंकि जितने भी वीआईपीज़ इनको सिक्योरिटी मिलती है, अब यहाँ पे वो सिक्योरिटी हटा दी गई थी और सिक्योरिटी के हटाते ही अगले दिन ही यहाँ पर ये इंसिडेंट हो गया। यानी कल यहाँ पे गोली मारी गई है और उससे पहले सैटरडे वाले दिन यहाँ पे क्या हुआ है, इनकी सिक्योरिटी को हटा दिया गया था। लगभग यहाँ पे 4 गनमैन रहा करते इनके साथ में, तो 2 गनमैन कर दिए गए थे, यानी सिक्योरिटी को थोड़ा सा कम कर दिया गया था। और ये सिक्योरिटी को कम किया गया स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, जो राज्य सरकार है, सेंटर की साइड से नहीं, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इस सिक्योरिटी को कम किया है। और वहाँ पर जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है पंजाब के अंदर, आपको पता होगा। अब हुआ क्या, जैसे ये इंसिडेंट होता है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में बहुत सारे यहाँ पर ओपोजिशन पार्टीज़ सब कुछ अपनी स्टेटमेंट रखती हैं कि ये सिक्योरिटी क्यों हटाई गई। हालांकि यहाँ पर आप देख पाओगे जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी सारे लोगों को एक साथ हटाई गई है। लगभग 400 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी साथ में एक साथ सिक्योरिटी हटाई गई है, किसी एक व्यक्ति की सिक्योरिटी को नहीं हटाया गया था। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि देखो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मेंशन ये भी किया गया कि इस पूरे इंसिडेंट के पीछे, यानी ये जो गोली मारी गई है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक गैंग है जो कि कनाडा बेस्ड है, यानी कि कनाडा से ऑपरेट करती है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ यहाँ पर इन्होंने जो है सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी है। तो ये चीज़ें आप लोग देखने को मिलेंगी, ये इसके अंदर मेंशन किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पंजाब पुलिस ने यहाँ पर जो सिक्योरिटी को कम किया है वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ में लगभग 424 पीपल के पास से सिक्योरिटी को हटाया गया था। और यहीं से एक कंसर्न बन जाता है कि सिक्योरिटी के हटाते ही अगले दिन इस प्रकार से इंसिडेंट हुआ है। तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे वीआईपीज़ हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारा कंसर्न हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया गया सिद्धू मूसेवाला पिछले कुछ टाइम पे एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुके थे, कंट्रोवर्सी के अंदर बहुत ज़्यादा आ चुके थे। अब कैसे आए थे कंट्रोवर्सी के अंदर वो यहाँ पर मेंशन किया गया है।
सबसे पहली बात, सिद्धू मूसेवाला, मैंने आपको बताया काफ़ी सारे पॉपुलर सॉन्ग्स यहाँ पे गाए हुए हैं इन्होंने, अपने छोटी सी उम्र में काफ़ी कुछ यहाँ पे अचीव कर रखा था इन्होंने। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी गाने आप लोगों ने देखे होंगे इनके, उस गानों के अंदर गन्स वगैरह ज़्यादा प्रमोट की गई है ना। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गन कल्चर है उसको ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ साल 2022 के अंदर जो असेंबली इलेक्शन है वहाँ पे कांग्रेस की साइड से यहाँ पर इन्होंने इस इलेक्शन को लड़ा था मानसा से। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो, पंजाब पुलिस ने काफ़ी बार यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को मल्टीपल केसेस के अंदर बुक किया हुआ है। और वो मल्टीपल केसेस किस चीज़ को लेकर हैं कि ये जो कि हमारे आर्म्स एक्ट के अंदर है, इंडियन पीनल कोड के अंदर है, काफ़ी सारे सेक्शंस का इस्तेमाल करके इनको बुक किया हुआ था। क्यों? बोला जाता है कि यहाँ पर ये गन को ज़्यादा ग्लोरीफाई करा करते थे, गन कल्चर को ज़्यादा ग्लोरीफाई किया करते थे। तो इस चक्कर में यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल फिगर बने हुए थे। फिलहाल यहाँ पर ये जो इंसिडेंट कल हुआ है, ये अगेन यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सैड न्यूज़ देखने को मिलती है। वो सारी बातें जो भी कुछ हैं वो सब मैंने आपके साथ में यहाँ पर इस आर्टिकल में डिस्कस कर ली हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सी न्यूज़ है। अब यहाँ पर इसमें क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब ये आधार फोटो कॉपीज़ को लेकर चर्चा की जा रही है। अभी क्या होता है, 2 दिन पहले सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया, सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी और यहाँ पर बोला कि आप लोग जो आधार कॉपीज़ को शेयर करते हो, यानी कि आपका आधार कार्ड होगा, आपने काफ़ी सारी जगह पर शेयर कर रखा होगा, मेरी तरह मैंने भी काफ़ी सारी जगह पर आधार कार्ड दे रखा है, आपने भी दे रखा होगा काफ़ी सारी जगह पर, है ना। अब क्या होता है, सरकार ये एडवाइजरी जारी करती है इतने सालों बाद। आधार कार्ड कब का आया हुआ है, कितने साल पहले, लेकिन इतने सालों बाद यहाँ पर एडवाइजरी जारी करी गई। बोला गया कि जो ये आधार फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो आपको प्रोटेक्शन में रखनी है, यानी वो फ़ोटोकॉपीज़ किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। और अगर आप लोग शेयर करते हो, करना अगर पड़ रहा है, तो आप लोग एक मास्क्ड आधार को शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन ये है, ये मास्क्ड आधार क्या होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो फिलहाल यहाँ पर ये मुद्दा उठ रहा है। अब इसको लेकर एक एडवाइजरी वगैरह जारी करी गई थी 27 मई को। 27 मई को सरकार ने बोला कि भाई यहाँ पर फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह आधार की शेयर मत करना, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है। मिसयूज़ कैसे हो सकता है? देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपका आधार कार्ड है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं पिक्चर दिखाता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पर ये आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, तो इस आधार कार्ड का बहुत आराम से मिसयूज़ किया जा सकता है। इसका फ़ोटोशॉप किया जा सकता है, इसमें एडिटिंग करके आपकी फ़ोटो हटाकर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी फ़ोटो लगा सकता है, और वो दूसरा व्यक्ति इस फ़ोटो को लगाने के बाद में इस आधार कार्ड से बड़े बड़े यहाँ पर मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है, इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। फिर जब कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो इस आधार का नंबर चेक किया जाएगा और फिर पुलिस वाले कहाँ पे आएंगे, आपके पास में। इस प्रकार से यहाँ पर मिसयूज़ भी हो सकता है। तो सरकार ने बोला अगर आधार कॉपी शेयर कर रहे हो तो मास्क्ड आधार कॉपी को शेयर करना है। और वो मास्क्ड आधार कार्ड कौन सा होगा, यहाँ पे आप देख पाओगे ये रेगुलर वाला है, ये आप सभी के पास में होगा, ये वाला जहाँ पे आपके सामने 12 डिजिट के नंबर्स सारे के सारे दिखते हैं। लेकिन जो मास्क्ड होता है इसको मास्क पहना दिया गया, मतलब मास्क के पहना दिया का मतलब यह है कि जो शुरू के जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन 12 डिजिट्स में से जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं वही सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स दिखाई पड़ेंगे। तो ये होता है यहाँ पे मास्क्ड आधार कार्ड। तो बेसिकली बोला गया कि जब भी शेयर करो तो मास्क्ड वाला आधार कार्ड शेयर करो। अब ये कहाँ से मिलेगा आधार कार्ड ये वाला, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी करी गई हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है मास्क्ड आधार कार्ड का, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। पहला तो ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक पर जाना, वहाँ से आप लोग अपना जो आधार कार्ड नंबर है और वो कैप्चा वगैरह आता है उसको एंटर करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि आप मास्क्ड आधार कार्ड चाहते हो, उस पर सेलेक्ट करना। फिर एक OTP आएगा आपके पास में, OTP आने के बाद में उस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा, देन उसके बाद में आप लोग अपने मास्क्ड आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। और ये कर लेना, ये इंपॉर्टेंट सा है। देखो उसके बाद होता क्या है, जब ये बात आई ना, जैसे ही यहाँ पे सरकार ने इस चीज़ की एडवाइजरी जारी करी, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक मच गया। पैनिक क्या मच गया, लोगों के अंदर बवाल मच गया कि हम तो इतने सारी जगह पर आधार कार्ड दे चुके, रेस्टोरेंट्स के अंदर दे चुके, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग थिएटर्स के अंदर, होटल्स के अंदर यहाँ पर ये ऑलरेडी आधार कार्ड दे चुके हैं, ठीक है, कई बार हम लोग आधार कार्ड यूज़ कर चुके। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा पैनिक मच गया पब्लिक के अंदर कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो सरकार ने यहाँ पर इससे पलट भी लिया। सरकार ने फिर कर ये भी बोल दिया, कल ही बोला है कि देखो ये हमारा काम था जागरूक करने का आपको, ठीक है, अब यहाँ पर हमें नहीं पता था इतना पैनिक मच जाएगा, अब इतना पैनिक मच रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर हम अब कुछ कह ही नहीं रहे, अपने हिसाब से करते रहो, मौज करो। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, नज़र आ रही हैं। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को यहाँ पर सारी बातें समझ चुकी हैं। ये सारी चीज़ें आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी को लेकर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके मिसयूज़ से बचने के लिए सरकार ने बोला है ये स्टेप्स आप लोग उठा सकते हो, क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि देखो जो पब्लिक कंप्यूटर्स होते हैं, साइबर कैफ़े वगैरह गए, वहाँ से आप लोग अपने कंप्यूटर में आधार कार्ड को डाउनलोड करते हो,
तो अगर आधार कार्ड वहाँ पे डाउनलोड किया है तो उसको रिमूव कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी आधार कार्ड का एक मिसयूज़ हो सकता है। क्लियर हुआ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग प्रोवाइड करवा दिया। आई होप एक एक बात क्लियर हो गई है। क्लियर हो गई है तो फटाफट वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा दो। जो हमारा टारगेट है 5K प्लस लाइक का, वो आपको अचीव करवाना है आज। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। सेम पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस आर्टिकल से कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाए, लेकिन अलग से मैं आपके साथ में काफ़ी कुछ डिस्कस करूँगा और काफ़ी सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ यहाँ पे सारी चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। अभी हुआ क्या है, यहाँ पर एक एलिफेंट के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। लगभग पिछले 2 दिन से यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, बंगाल के जलपाईगुड़ी एरिया की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो वहाँ पर एक फ़ीमेल एलिफेंट है जो कि यहाँ पर इधर से उधर घूम रही है, और उस फीमेल एलिफेंट का जो यहाँ पर सूंड है, उस सूंड के अंदर, उस ट्रंक के अंदर उसने एक बेबी से काफ को, यानी एक छोटे से हाथी के बच्चे को यहाँ पर उसके शव को मतलब रैप कर रखा है। ठीक है, एक मतलब कि होगा कि एक छोटा सा काफ होगा, छोटा सा हाथी का बच्चा होगा, जो कि एक तरीके से उसकी डेथ हो गई है। तो उसको लेकर यहाँ पर ये फीमेल एलिफेंट घूम रही है काफ़ी दिनों से, 2 दिनों से। तो उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया, इसी के ऊपर निगरानी रखी जा रही है और इसको लेकर काफ़ी सारी बातें द हिंदू को बताई गई हैं। अब द हिंदू ने इसी चीज़ को पब्लिश कर दिया। अगेन जैसा मैंने बताया कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ से तो कुछ पूछा जाएगा नहीं, लेकिन आपको एलिफेंट्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज से 1 सप्ताह पहले मैंने आपको बताई थी, वो आज मैं आपको फिर से बताऊंगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज़ कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का बेनिफिट ले सको। अब यहाँ पे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अब एलिफेंट के रिगार्डिंग मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। चाहो तो आप लोग, अगर आपने कॉपी पेन लेकर रखा हुआ है साथ में, वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज़ PDF आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो, इंडिया के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारे एलिफेंट्स पाए जाते हैं, और एलिफेंट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एशियन एलिफेंट, दूसरा होता है अफ्रीकन एलिफेंट। भारत के अंदर एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। 27,000 के आसपास एशियन एलिफेंट आपको देखने को मिल जाते हैं इंडिया के अंदर में। अब एलिफेंट की सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी 2017 के अंदर। उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 6,000 से ज़्यादा। और कर्नाटका के बाद में असम के अंदर 5,000 के आसपास, लगभग अप्रॉक्स 6,000 के आसपास वहाँ पर भी एलिफेंट्स हैं। फिर केरला के अंदर। तो मतलब कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2017। सेंसस क्या है, जो जनगणना होती है, यहाँ पे हाथी की जनसंख्या के बारे में पता लगाया जाता है कि कितनी जनसंख्या कहाँ कहाँ पर है। क्लियर हुआ? अब मैंने जैसा आपको बताया, एलिफेंट्स 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे, एक एशियन एलिफेंट होता है और एक अफ्रीकन एलिफेंट। अब एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट के जानने से पहले आप एलिफेंट्स के बारे में जानो। जब हम लोग बात करते हैं एलिफेंट्स की, हाथियों की, तो इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है ये बहुत लंबा होता है। लगभग यानी ये जब एक तरीके से किसी बच्चे को जन्म देती हैं फीमेल एलिफेंट, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत लंबा 22 मंथ तक का यहाँ पर जेस्टेशन पीरियड देखने को मिल जाता है। जो फीमेल है वो यहाँ पर हर 4 से 5 साल में एक बर्थ दे सकती हैं, एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, जो एलिफेंट का ग्रुप होता है पूरा का पूरा, उस ग्रुप को कौन लीड करता है? उस ग्रुप को लीड किया जाता है फीमेल एलिफेंट के थ्रू, है ना। जो फीमेल एलिफेंट है वो यहाँ पर उस ग्रुप को पूरी तरह से लीड करती है। आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो यार क्या बकवास कर रहे हो, ये चीज़ें कहाँ पूछी जाएंगी। ध्यान रखना, जो एलिफेंट का झुंड होता है उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा लीड कौन करता है, उसके झुंड के सबसे ज़्यादा आगे कौन चलता है, तो लार्जेस्ट फीमेल मेंबर यहाँ पर चलती है। उसके आगे मैंने आपको बता दिया, एलिफेंट्स का जो लॉन्गेस्ट जेस्टेशनल पीरियड यानी प्रेगनेंसी पीरियड एक सबसे लंबा पीरियड होता है, 680 दिन का या फिर 22 महीने का यहाँ पर एक सबसे लंबा प्रेगनेंसी पीरियड देखने को मिलता है। और जो फीमेल एलिफेंट्स होते हैं ये लगभग यहाँ पर 14 से लेकर 45 ईयर्स के बीच में, यहाँ पर इतने साल के बीच में भी यहाँ पर किसी एक नए एलिफेंट को जन्म दे सकती है फीमेल एलिफेंट। तो इनका जो बर्थ ईयर है वो भी यहाँ पर आप देख पाओगे, बहुत एक लंबा स्पैन ऑफ पीरियड आपको देखने को मिलेगा। दुनिया भर में जो एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो आपको लगभग 20,000 से 40,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? ये आपने एशियन के बारे में जान लिया। एशियन के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में भी चर्चा की गई है। जब हम लोग बात करते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स की, तो नाम से ही पता चल रहा है अफ्रीका के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अफ्रीकन जो एलिफेंट्स हैं इनकी भी 2 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, 2 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, एक है सवाना और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक है अफ्रीकन, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक हो गया फॉरेस्ट एलिफेंट। और उसी प्रकार से जो एशियन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट की भी 3 प्रजातियाँ होती हैं, इंडियन, सुमत्रन और श्रीलंकन। ठीक है, तो इंडियन वाला जो एशियन एलिफेंट है इंडिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब एक और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट,
देखो, जब भी आप लोग किसी जानवर के बारे में पढ़ा करो तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हो या फिर करे हुए हैं, तो आपने देखा होगा जो क्वेश्चन पूछे गए वो हमेशा आईयूसीएन स्टेटस या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित पूछे गए हैं। यानी कि एशियन एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन थोड़ी खतरे में है। आज के टाइम पर जनसंख्या खत्म होती जा रही है, इसको हमने नहीं बचाया तो ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर एशियन एलिफेंट का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, ये भी अगेन खतरे में ही आपको देखने को मिलता है, सिमिलर सी बातें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एशियन एलिफेंट का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है। अब क्वेश्चन ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अलग अलग शेड्यूल देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग बात करें शेड्यूल 1 की, तो शेड्यूल 1 ये बोलता है कि अगर किसी भी जानवर को इस एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर डाल दिया जाए तो इसका मतलब है उस जानवर को एक रिगरस प्रोटेक्शन चाहिए, यानी उसको प्रोटेक्ट करना होगा। प्लस यहाँ पे अगर कोई इस चीज़ का हनन करता है, वॉयलेशन करता है, तो यहाँ पर उसके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज की जाएंगी। क्लियर हो गया? इतना आप लोगों ने समझ लिया। एशियन अफ्रीकन एलिफेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है आप लोग यहाँ पर ये भी देख पाओगे, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। अब आप कहोगे इतनी देर से जो बकवास कर रहे हो मतलब ये कहाँ पे काम आएगा यार, कहीं पे पूछा जाता है क्या? तो ये देखो, यूपीएससी ने साल 2020 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, 2022 लिखा है, इसको यहाँ पे हटा देना, 2020 का क्वेश्चन है ये। 2020 के अंदर क्वेश्चन क्या है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन एलिफेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोलता है, लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो एलिफेंट का ग्रुप होता है उसका लीडर कौन होता है, एक ओल्डर और एक एल्डर सा फीमेल मेंबर, है ना। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि जो एलिफेंट्स है उनका जो मैक्सिमम जेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 22 महीने का होता है। हाँ बिल्कुल होता है, अभी हमने पढ़ा था, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। फिर तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये एलिफेंट है वो यहाँ पर जन्म दे सकता है किसी बच्चे को अपने 40 ईयर्स तक। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा 14 से लेकर 45 या 49 ईयर्स तक यहाँ पर जन्म दे सकता है ना। तो दूसरा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। फिर फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बोला गया जब हम लोग सभी राज्यों की बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की वो केरला के अंदर है। तो अगेन ये भी गलत है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंग कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 3 और 4 रॉन्ग ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। उसके बाद एशियन अफ्रीकन एलिफेंट में कुछ डिफरेंस होता है, जैसा आप लोग देख पाओगे। अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है इसका सर के ऊपर एक ही डोम, एक ही गुंबद सा बना हुआ है, लेकिन एशियन एलिफेंट के सर के ऊपर 2 डोम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। वो कुछ छोटे छोटे डिफरेंस है जिसको आप लोग एक बार देख सकते हो। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये ज़रूर ध्यान रखना कि एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, आईयूसीएन के अंदर या वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, क्योंकि साल 2012 में यूपीएससी ने यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा था। ये सारे जानवर चर्चा में रहे होंगे, तो यहाँ पर इनको ऑप्शन भी दिया गया और बताया गया भाई बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया, ये बताओ कौन से जो एनिमल हैं वो कि जो एंडेंजर्ड स्पीशी के अंदर बिलोंग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो आज के टाइम पर जो एलिफेंट्स हैं इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं, खासकर जैसे आप लोग देख पाओगे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता है, प्लस यहाँ पर इनकी हंटिंग वगैरह होती है। फिर उसके बाद में कॉरिडोर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पे एलिफेंट्स रह रहे हैं उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर एलिफेंट्स की जान को काफ़ी बड़ा खतरा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जब हमने देखा कि हाँ एलिफेंट्स की जो जनसंख्या है वो काफ़ी खतरे में है, तो क्या हम लोग कोई स्टेप उठा रहे हैं एलिफेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए? अगर उठा रहे हैं तो वो क्या क्या है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हो, मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, दोनों ही तरीके से। तो कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि हाँ हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह करे हैं ताकि जो भी यहाँ पे हंटिंग कर रहा है, इन एलिफेंट्स को मार रहा है, जो किलर है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पनिशमेंट दे सकें। फिर उसके बाद में बैरिकेड्स वगैरह बनाए गए हैं ताकि एलिफेंट जो है वो अपने हैबिटेट से बाहर निकल ना आए। अगर बाहर निकल कर आता है तो खेतों के अंदर घुसता है तो उससे यहाँ पर इंसान और जानवर के बीच में यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई हो जाती है, जिसमें यहाँ पर जान चली जाती है जानवर की या फिर इंसान की, है ना। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि एलिफेंट्स को मॉनिटर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बना रखा है जिसका नाम है माइक, MIKE, और इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो यहाँ पर जो इलीगल किलिंग हो रही है एलिफेंट्स की, उसको मॉनिटर करने का काम करता है ये वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को 2003 के अंदर लॉन्च किया गया था।
ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो ये छोटी छोटी चीज़ें। अब ये माइक के बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि यूपीएससी ने साल 2017 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा था स्ट्राइप्स को लेकर, कि जो टर्म एम स्ट्राइप्स है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है, तो बताओ ये किस कॉन्टेक्स्ट में। तो एम स्ट्राइप जो टर्म है वो यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद फ्रंट पेज पे ये 2-3 आर्टिकल कवर हुए। एक आर्टिकल छोटा सा ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है नेपाल से, खासकर नेपाल के अंदर जो पोखरा एक रीजन देखने को मिलेगा, पोखरा से एक फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया और वो जो फ़्लाइट है वो यहाँ पर मिस हो गई है। फ़्लाइट मिस होने का मतलब यह है कि देखो वेदर वगैरह काफ़ी बुरा था, फ़्लाइट कहाँ गई अभी तक पता नहीं है, इसके ऊपर सर्चिंग वगैरह जारी है। लगभग इस फ्लाइट के अंदर 22 लोग थे और यहाँ पे कंडीशन काफ़ी ख़राब थी वेदर की, और उसके दौरान भी यहाँ पर क्या हुआ, इस फ्लाइट को जारी किया गया, इस फ्लाइट को चलाया गया। जो ये प्लेन है ये उड़ा है कहाँ से, पोखरा से। और उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इस फ्लाइट के अंदर हमारे यानी इंडिया के भी कुछ लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 इंडियंस हैं जिनके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फिर उसके बाद मेंशन किया जा रहा है कि जो हमारी आर्मी हेलीकॉप्टर है, प्राइवेट चॉपर्स हैं, वो सब यहाँ पर इसके अंदर हिस्सा ले चुके हैं, यानी कि यहाँ पे इस फ्लाइट को ढूंढने में काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो इतना ध्यान रखना, आने वाले टाइम पर इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चर्चा की जाने वाली है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ पहले आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज काफ़ी सारे एडिटोरियल्स हमारे पास डिस्कस करने के लिए, लगभग 7-8 एडिटोरियल हैं जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारा एक्सप्लेनर सेक्शन भी है, तो एक्सप्लेन आर्टिकल्स को भी कवर करेंगे, यानी एडिटोरियल, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, बाकी सारी छोटी न्यूज़, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। आप अगर चाहते हो तो यहाँ पर मैं वोकेबलरी को भी ऐड कर दूंगा, आप लोग अपनी राय देना ज़रूर इस चीज़ को लेकर। क्या वोकेबलरी को भी ऐड करूँ? वीडियो के लास्ट में 4-5 नई वोकेबलरीज हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं इस द हिंदू को लेकर, इस एडिटोरियल में से कुछ नई वोकेबलरीज को निकाल कर आप लोग यहाँ पर उसके बारे में बता सकते हो। लेकिन उससे पहले हम लोग अपना जो डेली बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं, उस मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज का क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। रिसेंट डेज़ में काफ़ी चर्चा हुई है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स के बारे में, यानी क्षमा करने की पावर्स के बारे में। तो दोनों की पार्डनिंग पावर्स के बारे में आपको बताना है, इन दोनों की पावर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, जो कि हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है, कौन से आर्टिकल के अंदर क्या क्या पावर्स हैं, वो सारी बातें आपको एक्सप्लेन करनी है। लगभग 250 शब्दों के अंदर इसका आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, तो उसके लिए टेलीग्राम पर आना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे ही आप लोग टाइप करोगे आपके सामने मेंस आंसर राइटिंग वाला भी चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे आप देख पाओगे कि जैसे डेली बेसिस पर यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन मिलता है। ये 28 का है, क्योंकि यहाँ पे कल जो है संडे था, कल हम लोग यहाँ पर संडे में कोई भी आंसर राइटिंग करते नहीं हैं। तो 28 मई को जैसे ये क्वेश्चन मिला था, आज भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब जब आप लोगों ने अपने घर पर बैठकर अच्छे से आंसर लिख लिया है, तो उस आंसर को सबमिट कैसे करना है, इस चैनल पर आना, यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, इस पर टैप करना। टैप करोगे आपको दूसरे चैनल पर ओपन हो जाएगा और वहाँ पे जाकर आप लोग अपनी आंसर शीट्स को सबमिट कर सकते हो। जैसे आप लोग आंसर शीट सबमिट करोगे, सारे लोग यहाँ पर एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी करते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो आज का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्मेनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कुछ दिन पहले अपने टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी जो करंट अफेयर का वीडियो आता है उसमें किया था, लेकिन वो वीडियो बहुत कम लोग देख पाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इसके अंदर मैं इस इशू को कवर करूँगा। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। अज़रबैजान और आर्मेनिया दोनों के बीच में लंबे समय से एक बहुत तगड़ी लड़ाई देखने को मिलती है, और ये जो लड़ाई होती है वो एक रीजन को लेकर होती है जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख। चलो, अगर मैंने यहाँ पर मैप यूज़ नहीं किया ना, तो सारी बातें आपके दिमाग के ऊपर से निकल जानी है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर मैप का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। पहले तो आपको यहाँ पे लोकेशन देखनी है। आर्मेनिया अज़रबैजान दोनों यहाँ पर आपस में बराबर में कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। दोनों के बाउंड्रीज़ यहाँ पे लंबी चौड़ी शेयर होती हैं, आप लोग देख पाओगे। आर्मेनिया अज़रबैजान यूएसएसआर में से निकल कर आया है। यूएसएसआर 1991 में टूटा था, आपको पता है। उसमें से 15 कंट्रीज़ निकली, रशिया भी बना, प्लस और भी छोटे छोटे देश बने, और उसी में से आर्मेनिया अज़रबैजान बना। अब जब आर्मेनिया अज़रबैजान ये 2 कंट्री बनती हैं, तो इनका बंटवारा इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो आपको ब्राउन कलर का पोर्शन दिख रहा है इन दोनों देशों के बीच में, ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन है बेसिकली ये जो टेरिटरी है
इस ये वैसे वैसे तो अज़रबैजान की टेरिटरी है, लेकिन इस टेरिटरी को आर्मेनिया कंट्रोल करता है, आर्मेनिया की मिलिट्री कंट्रोल करती है ना। ये वाला जो हिस्सा है वैसे तो अज़रबैजान का, लेकिन आर्मेनिया कंट्रोल करता है। और उसके बीच में यहाँ पर ऑरेंज वाला हिस्सा देखने को मिल रहा होगा। इस ऑरेंज वाले हिस्से को लेकर ही इशू है। इस ऑरेंज वाले पार्ट को बोलते हैं नगोर्नो काराबख। नगोर्नो काराबख को लेकर लड़ाई होती है। अज़रबैजान बोलता है मेरा हिस्सा है, आर्मेनिया बोलता है मेरा है, और नगोर्नो काराबख यहाँ पर बीच में बोलता है कि हम लोग अलग रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार का डिस्प्यूट आपको इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलेगा। जब हम लोग बात करते हैं नगोर्नो काराबख के बारे में, तो एक माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे एक पहाड़ी इलाका पूरी तरह से देखने को मिलेगा। काफ़ी भारी यहाँ पर जंगल आपको देखने को मिल जाते हैं इस पूरे रीजन के अंदर में, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो भी, जैसे अगर हम लोग इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बात करें, यानी कि जो बाकी सारी कंट्रीज़ है, जो इंटरनेशनल लेवल पर कानून है, वो यहाँ पर ये हिस्सा किसका मानते हैं, तो ये जो हिस्सा है नगोर्नो काराबख, ये बेसिकली अज़रबैजान का माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस हिस्से को लेकर एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। काफ़ी वॉर भी हुई हैं, छोटी छोटी वॉर्स भी हुई हैं इस हिस्से को लेकर। लंबे समय से इस हिस्से के ऊपर अटैक चलता रहता है, इधर से गोलियाँ उधर से गोलियाँ, जहाँ पर जो आम सिविलियंस नगोर्नो काराबख के अंदर रह रहे हैं उनकी जान चली जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स समझाता हूँ कि आखिरकार दुनिया भर में चल क्या रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा करंट इशू समझाता हूँ कि आजकल के टाइम पर इस अज़रबैजान और आर्मेनिया को लेकर क्या चल रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा कि हाँ इतिहास में आखिरकार क्या क्या हुआ है, और इंडिया का कनेक्शन भी बताऊंगा कि हाँ इंडिया को कैसे क्या क्या करना चाहिए इस पूरे इशू के अंदर। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो पूछा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया का स्टांस भी पूछ लिया जाएगा, तो वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये वाला जो मैप आपको देखने को मिलेगा, इस मैप के अंदर आपको 4-5 कंट्रीज़ के जो नाम है वो ध्यान रखना है। जैसे कि ऊपर आप देख पाओगे, इधर अज़रबैजान हो गया, इधर आर्मेनिया हो गया, इधर यहाँ पर आपको टर्की देखने को मिलेगा, टर्की का ध्यान रखना है। टर्की के बाद ईरान है, ईरान के बाद इधर सऊदी अरेबिया है, देन उसके बाद इधर ये जो ब्लू पोर्शन में इधर इजराइल है, ठीक है। अब इन कंट्रीज़ के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इस आर्मेनिया अज़रबैजान में जब लड़ाई हुई इस नगोर्नो काराबख को लेकर, तो इन सभी देश ने, जिनके मैंने अभी नाम लिए थे, इन देश ने कहीं ना कहीं, किसी ने अज़रबैजान को सपोर्ट किया, किसी ने आर्मेनिया को सपोर्ट किया। टर्की ऐसा देश निकला जिसने अज़रबैजान को सपोर्ट किया। अज़रबैजान को पूरी तरह से टर्की ने अपना सपोर्ट प्रोवाइड करवाया, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये रहा टर्की और इधर ये रहा अज़रबैजान। टर्की अपने आप में बहुत चालाक देश है। चालाक देश क्यों है पता है, इसकी चालाकी समझो। टर्की ऑलरेडी यहाँ पर एक नेटो का मेंबर है, नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपको 30 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, है ना, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी टर्की रशिया के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करता है ना। आपको पता होगा टर्की ने रशिया से S-400 सिस्टम परचेज़ कर रखे हैं, और बहुत साल पहले ही। इंडिया तो डील कर रहा है, हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को अभी परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन टर्की ऑलरेडी इस S-400 सिस्टम को परचेज़ कर चुका है और उसने अपने कंट्री के अंदर इसको एक्टिवेट भी कर दिया है। यानी कि नेटो का मेंबर होने के बावजूद भी रशिया से परचेज़ कर लिया, एक बहुत बड़ी बात है। कहोगे बहुत बड़ी बात क्यों है, क्योंकि नेटो हमेशा से यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट में रहा है ना। नेटो तो ये बोलता रहा है कि अगर कोई भी देश रशिया से इस S-400 सिस्टम या फिर कोई भी डिफेंस सिस्टम को परचेज़ करेगा, तो यहाँ पर अमेरिका जो है उसके ऊपर काटसा के सैंक्शंस लगा देगा। लेकिन उसके बावजूद भी टर्की ने परचेज़ किया, हालांकि टर्की के ऊपर काटसा के सैंक्शंस लगे भी, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब उसके बावजूद यहाँ पर आप देख पाओगे जो टर्की है, इसने अज़रबैजान को सपोर्ट किया। अज़रबैजान को क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि टर्की चाहता है मैं अपने रिलेशंस यहाँ पर इन कंट्रीज़ के साथ में थोड़ा सा अच्छे से एस्टेब्लिश करके रखूँ, क्योंकि टर्की चाहता है मुझे अपना वापस से ऑटोमन एम्पायर खड़ा करना है। अब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के बारे में चर्चा की जा रही है। टर्की के जो आज के टाइम पर लीडर हैं वो हैं अर्दोगन, है ना। अब मैं आपको ऑटोमन एम्पायर दिखाता हूँ। ये लगभग 1862 के आसपास की बात है। ये पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। अब जब ये ऑटोमन एम्पायर था, ये पूरी तरह से ख़त्म हुआ। आज के टाइम पर ज़रा सा टर्की बचा हुआ है ना, लेकिन ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पर एक ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। ये एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब आप लोग देख पाओगे ये सिचुएशन हुई, तो उसके पीछे का कारण यहाँ पर आप देख पाओगे। ये ख़त्म कैसे हुआ ऑटोमन एम्पायर, मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊँगा, डोंट वरी। लेकिन जब टर्की अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है, तो इसी बीच के अंदर क्या होता है कि जो सऊदी अरेबिया है, जब टर्की ने अज़रबैजान को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर टर्की के अगेंस्ट में चला गया। दुनिया भर में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स को समझना। टर्की रशिया अपने आप में मजबूत है, टर्की अज़रबैजान को सपोर्ट करने लगा। सऊदी अरेबिया ने टर्की के साथ में यहाँ पर बोला कि भाई ये गलत कर रहा है टर्की। सऊदी अरेबिया टर्की के अगेंस्ट में चला गया, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया और टर्की के रिलेशन अपने आप में ख़राब रहते हैं। क्यों ख़राब? इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जो ऑटोमन एम्पायर टूटा था,
जिसका सपना यहाँ पे टर्की का अभी के टाइम पर सपना यह है कि मैं वापस से इस ऑटोमन एम्पायर को, इस पूरे हिस्से को वापस से खड़ा करूँ। तो जो टूटा था उस समय, ये इसके पीछे का रीज़न सऊदी अरेबिया था। सऊदी अरेबिया ने इधर यहाँ पर यूके जो है आपको देखने को मिलेगा, जो ब्रिटिशर्स आपको देखने को मिलेंगे, यूके से बोला, यहाँ पे सऊदी अरेबिया के जो पहले वाले किंग हुआ करते थे, बड़े बड़े किंग्स देखने को मिलते थे, तो उन्होंने यूके से बोला कि भाई यहाँ पर इस ऑटोमन एम्पायर को तोड़ना है। और ऐसा हुआ भी यहाँ पर। उसी वजह से टर्की और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस अपने आप में काफ़ी ख़राब देखने को मिलते हैं। इतना सिचुएशन आप लोगों ने समझ लिया कि हाँ क्या क्या बवाल चल रहा है। अब बात करते हैं, ये सारा बवाल चल रहा है एक रीजन को लेकर, नागोर्नो काराबख, है ना, इसी को लेकर लड़ाई चल रही है। अब जब ये नागोर्नो काराबख रीजन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? देखो इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इस रीजन के अंदर ना। आप कह सकते हो कि जैसे कि अज़रबैजान एक ऐसा देश है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी पाई जाती है। बहुत सारी एनर्जी का मतलब है पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोल के रिजर्व्स वगैरह आपको अज़रबैजान के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। अब पेट्रोल रिजर्व्स हैं, बहुत नेचुरल गैस वगैरह देखने को मिलती है। तो अज़रबैजान इन पेट्रोलियम रिजर्व्स और बाकी सारी चीज़ों की जो सप्लाई है वो टर्की को भी करता है ना, ईरान को भी करता है। अब ये इस प्रकार से करता है, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा, यानी कि जैसे कि अब ये जो सप्लाई की जा रही है वो पाइपलाइन से की जा रही है, तो पाइपलाइन ना ये नागोर्नो काराबख रीजन के अंदर से निकल रहे हैं। तो इसी वजह से नागोर्नो काराबख हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पाइपलाइन निकला है। और अगर यहीं पर अटैक चलता रहेगा, बवाल चलता रहेगा, तो इनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, ये पाइपलाइन को बंद करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अगेन दुनिया भर में यहाँ पे क्रूड ऑयल को लेकर, पेट्रोल को लेकर एक क्राइसिस देखने को मिल सकता है, जो कि अभी हम लोग रशिया यूक्रेन की वजह से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद और क्या मेंशन किया जा रहा है? अब बात करते हैं इनके डिस्प्यूट के इतिहास के बारे में कि ये डिस्प्यूट खड़ा कैसे हुआ। ये बात है साल 1920 की। जो नागोर्नो काराबख वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, इस नागोर्नो काराबख ऑटोनोमस रीजन को एस्टेब्लिश किया गया था अज़रबैजान के साथ में, यानी कि 1920। उस समय यूएसएसआर था, है ना, सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, ये जो नागोर्नो काराबख वाला रीजन है ये अज़रबैजान को दे दिया था। अज़रबैजान का ये हिस्सा माना जाता है इसी चक्कर में। लेकिन 1988 में नागोर्नो काराबख एक लेजिस्लेचर पास होता है, मतलब इनका जो लेजिस्लेचर है वो यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास करता है और ये बोलता है कि भाई यहाँ पर हम लोग नहीं चाहते अज़रबैजान के साथ में जाना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखने को मिल जाएगी, जो नागोर्नो काराबख वाला रीजन है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर अर्मेनियन रीजन वाले लोग हैं, यानी अर्मेनिया वाले लोग आपको रहते हुए नजर आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो लोग हैं वो अज़रबैजान के साथ में नहीं जाना चाहते। तो इन्होंने बोला नहीं, हम लोग अज़रबैजान के साथ में नहीं जाएंगे। और उसी के बाद होता क्या है, जब जैसे इन्होंने मना किया अज़रबैजान के साथ में जाने से, तो अर्मेनिया सपोर्ट करने लगा इन लोगों को, और इसी चक्कर में एक वॉर इरप्ट हो जाता है। वॉर हो जाता है अर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में, जहाँ पे हज़ारों लोगों की जान जाती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर 1994 के अंदर रशिया इनके बीच में मीडिएशन करवाता है, यानी बातचीत करवाता है कि भाई यहाँ पर सीज़ फायर कर लो, क्योंकि लंबे समय से गोलियाँ चल रही हैं, तो उन गोलियाँ चल रही हैं उनको बंद किया जाए। इस प्रकार से सीज़ फायर किया गया, लेकिन वो सीज़ फायर भी यहाँ पर आप कह सकते हो मतलब शांति इतना ज़्यादा बना नहीं सका। फिर साल 2016 में, अप्रैल 2016 की बात है, साल 2016 में क्या होता है, ये जो रीजन है इसके अंदर फिर से काफ़ी हद तक लड़ाई चालू हो जाती है। 4 दिन का वॉर चलता है अर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में। और फिर सितंबर 2020 के अंदर फिर से अर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में एक और वॉर हो जाता है। तो बेसिकली इस रीजन को लेकर ये दोनों ही कंट्रीज़ आपस में लड़ रही हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इतना आप लोगों ने समझ लिया, ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं। इस इतिहास मतलब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास क्या, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब बात करें इंडिया का क्या रोल रहेगा। देखो, अगर आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोग अगर खुद सोचो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि इंडिया को क्या करना चाहिए इस वॉर के अंदर। यहीं पे पॉज करके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। वैसे मैं बताऊँ तो इंडिया को यहाँ पर किसी के साथ भी नहीं जाना चाहिए, ना अज़रबैजान के साथ, ना अर्मेनिया के साथ। क्यों? क्योंकि इंडिया को हर एक कंट्री चाहिए, इंडिया को हर एक के साथ रिलेशंस मेंटेन करना है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ के साथ भी कनेक्टेड है। अर्मेनिया की बात करें तो अर्मेनिया के साथ में हम लोगों ने फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन ट्रीटी को साइन कर रखा है 1995 में। तो अर्मेनिया के अगेंस्ट में तो हम लोग वैसे भी नहीं जा सकते, है ना। और फिर बात करें अर्मेनिया, मतलब वही ऑब्वियसली बात वही है, अर्मेनिया के साथ में जब ट्रीटी साइन कर रखी है तो अर्मेनिया के अगेंस्ट में हम नहीं जा सकते। अब बात करें अज़रबैजान की, तो अज़रबैजान के अंदर बहुत सारा पेट्रोलियम वगैरह मिलता है, पेट्रोलियम रिजर्व से मैंने आपको बताया, है ना। तो अज़रबैजान ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हमारी जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है ONGs की वगैरह, उन्होंने अज़रबैजान में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ से तेल हमें सस्ता मिल सकता है, तो हम लोग अज़रबैजान के अगेंस्ट में भी नहीं जा सकते। तो रिलेशन हमें यहाँ पर ख़राब नहीं करने चाहिए। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देखने को मिल जाती है, जो हमारा INSTC है, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर,
ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, ये इंडिया को कनेक्ट करता है रशिया से डायरेक्टली। इस प्रकार से कॉरिडोर बना हुआ है। इस कॉरिडोर के बीच में एज़रबाईजान भी आता है, तो एज़रबाईजान के अगेंस्ट में हम लोग चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन यहाँ पे अगर ख़राब होंगे तो बेसिकली ये कॉरिडोर, हमारी जो कनेक्टिविटी है रशिया के साथ में, वो टूट जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये सारे का सारा कॉन्फ्लिक्ट मैंने आप लोगों को एज़रबाईजान वर्सेस आर्मीनिया का बहुत ही सिंपल से शब्दों में बता दिया है और क्लियर हो जाना चाहिए। इससे सिंपल शब्दों में और क्या आप लोग समझोगे, सारी बातें आपको यहाँ पे पता चल चुकी हैं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे सीज फायर करवाया गया, 2020 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 2016 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर क्या हुई, वो सारी बातें यहाँ पर मैंशन कर दी गई हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सिचुएशन यह है कि जो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पशिन्यान और एज़रबाईजान के प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीव, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि भैया देखो 23 मई को अनाउंसमेंट कर दिया है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर एक बॉर्डर सिक्योरिटी और डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करेंगी। इनका मेजर फोकस है कि जो ये 10 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा ख़त्म किया जा सके, इसको लेकर एक रिजोल्यूशन लेकर आ सकें, उसके लिए यहाँ पर बातचीत चल रही है। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। देन उसके बाद यहाँ पर आता है अगला एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आर्टिकल है राजीव भाटिया साहब के थ्रू लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बात करते हैं क्वाड को लेकर, जो क्वाड की समिट हुई है उसके बारे में। ये जो एडिटोरियल है आप लोगों की काफ़ी सारे कंसर्न रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है ना, इस प्रकार से जब मैं पढ़ता हुआ चलता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो आप लोगों ने बोला इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए, तो यहाँ पर सोल्यूशन निकल चुका है। ये एडिटोरियल पूरी तरह से मैंने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है, एक एक लाइन सारी सारी कॉपी पेस्ट कर दी है। तो इस पूरे एडिटोरियल को मैं यहाँ पर आपके साथ में जो नीचे शो हो रहा है वहाँ से डिस्कस कर लूँगा। ओके, तो ये वाला एडिटोरियल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, डीपनिंग स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि भैया अभी क्वाड जो 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसके अंदर यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। जब हम लोग बात करते हैं क्वाड की, तो क्वाड की अभी भैया यहाँ पर एक समिट होती है, कहाँ पे, जापान के टोक्यो के अंदर। ये समिट होती है 24 मई को। फिर इस समिट के अंदर काफ़ी सारी चर्चा चलती है ना, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर चर्चा करती है। देखो क्वाड हमने बनाया ही इसीलिए है ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, उसके अंदर जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाइना के थ्रू एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं, उसको रोका जा सके, इस एरिया के अंदर एक सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। इसी चक्कर में क्वाड को बनाया गया था। अब इस क्वाड ने यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट को लेकर, प्लस यहाँ पर मेंशन क्या है कि देखो इसके साथ साथ हम लोग ये चीज़ भी देख पा रहे हैं कि इस पूरे क्वाड समिट के अंदर हमने देखा कि बायलैटरल डिस्कशन भी हुआ। भारत ने जापान के साथ चर्चा करी है, भारत ने यूएसए के साथ भी चर्चा करी है। तो यहाँ पे इंडिया और यूएस के जो टाइज़ हैं, रिलेशंस हैं, वो काफ़ी हद तक मेंटेन होते हुए नज़र आए, वो थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आए। वो कैसे बढ़ते हुए नज़र आए उसको थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है जो क्वाड लीडर्स हैं, ये बेसिकली इनका एक सेकंड इंटरेक्शन है, दूसरी बार आपस में बैठकर इन्होंने बातचीत करी है रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद में। ठीक है, रशिया यूक्रेन का वॉर जब से चल रहा है, फरवरी के बीच में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था वॉर, उसके बाद यहाँ पर क्वाड लीडर्स के बीच में ये दूसरा इंटरेक्शन है, दूसरा यहाँ पर समिट हुआ है। अब जब ये दूसरा इंटरेक्शन हुआ तो इसमें काफ़ी सारी चर्चा की गई है। हालांकि यहाँ पर इस क्वाड के अंदर रशिया यूक्रेन के ऊपर, वॉर के ऊपर भी फोकस किया जा रहा था। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान से देखना, जब हम लोग बात करते हैं इस क्वाड लीडर्स की, तो यहाँ पर कौन कौन है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है। अब जब रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ा तो इस वॉर के अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन सब ने यहाँ पर रशिया की निंदा करी, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री निकला जिसने रशिया को सपोर्ट किया, कोई सैंक्शन नहीं लगाए, और रशिया से हम लोगों ने काफ़ी सारा तेल वगैरह भी परचेज़ किया। और आज के टाइम पर उस चीज़ को हम लोगों ने एक्सटेंड भी कर दिया है ना। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि जो ये क्वाड की समिट होगी, यहाँ पे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पे प्रेशर डलेगा कि हम लोग यहाँ पे जो रशिया उसके ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे, रशिया की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर कोई भी इतना प्रेशर पड़ा नहीं है, ये भी मेंशन किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है, इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं अपने इन क्वाड ग्रुप्स को मजबूत करने को लेकर, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। इन्होंने यहाँ पर देखो मेंशन किया है कि देखो जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर है, और आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं चाइना की साइड से भी ताइवान के ऊपर इसी प्रकार से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो रशिया यूक्रेन का वॉर आप लोगों ने देखा, यूक्रेन को रशिया ने इन्वेड किया और किस प्रकार से लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब जब ये वॉर हुआ तो इसमें कोई कुछ कर नहीं पाया, रशिया लगातार अटैक करता रह गया। तो बिल्कुल सिमिलर चीज़ें यहाँ पर चाइना जो है वो ताइवान के साथ में कर सकता है। ताइवान भी एक छोटा सा देश है जो कि चाइना के बिल्कुल बराबर में है। हालांकि ताइवान एक समय पर चाइना का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे ताइवान आज के टाइम पर अलग हो चुका है। अगर आप लोगों को चाइना ताइवान का
हिस्ट्री पढ़नी है, रिलेशन पढ़ना है, तो आज के ही मैंने करंट अफेयर के वीडियो में पढ़ाया है, प्लीज़ उसको एक बार जाकर ज़रूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा। पूरे रिलेशन, मैंने पूरे हिस्टोरिकल रिलेशन डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि आने वाले टाइम पर हम लोग देख पाएंगे कहीं ना कहीं चाइना जो है वो ताइवान को एक तरीके से अटैक कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें हम लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो बाइडन ने यहाँ पर अपना खुद एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई अगर चाइना ताइवान के साथ ऐसा करता तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा, हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ताइवान को सपोर्ट करेंगे। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में ये जो क्वाड ग्रुप है, इनका मेजर फोकस रहा है कि जो चाइना का एक्सपेंशन है, मतलब कि जो चाइना अपने पे ही एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, प्लस और भी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर किस प्रकार से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, उस चीज़ को काउंटर किया जाएगा, ये भी चर्चा की गई। फिर उसके बाद में चाइना इज़ नॉट ओनली द ग्लू दैट होल्ड्स द क्वार्टर टुगेदर, यानी कि चाइना ऐसा ग्लू, मतलब चाइना ये क्या है, देखो चाइना की वजह से जो चारों कंट्रीज़ है क्वाड वाली, ये आपस में चिपकी पड़ी है, आपस में यहाँ पर एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो चाइना ग्लू तो है, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, देखो चाइना का जो बिहेवियर है आने वाले टाइम पर वो यहाँ पर काफ़ी हद तक बदल सकता है। जो चाइना का एक तरीके से बुरा व्यवहार है, बुरा बिहेवियर है, बुरा व्यवहार इसका देखने को मिलता है, हर एक कंट्री के साथ में रिलेशन को ख़राब कर रखे हैं उसने, और आने वाले टाइम पर यही चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्वाड हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये चीज़ें डिस्कस करी गई। फिर उसके साथ साथ क्वाड का जो नया एजेंडा है वो क्या कवर करता है, यानी कि क्वाड के अंदर और यहाँ पे 9 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। 9 चीज़ों के अंदर वैक्सीन पार्टनरशिप के ऊपर काम किया जाएगा, हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर, क्लाइमेट एक्शन, उसके बाद टेक्नोलॉजी, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस कोऑपरेशन, एजुकेशन और पीपल टू पीपल टाइज, मैरीन डोमेन अवेयरनेस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और साथ ही साथ यहाँ पर डिज़ास्टर रिलीफ। इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर क्वाड का मेजर फोकस रहने वाला है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि क्वाड ने बिल्कुल एक और फोकस किया है कि हम लोग क्वाड की कंट्रीज़ ने कि जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आसपास जो देश हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर वादा किया था कि हम लोग लगभग 1 बिलियन के आसपास कोविड-19 वैक्सीन देंगे। हालांकि इस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली अभी तक काम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, तो इस चीज़ को यहाँ पर जल्दी करने की आवश्यकता है। तो अब ऑथर मेंशन करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या करने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वाड ग्रुप ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट करे थे कोविड के टाइम पर कि हम लोग इतनी वैक्सीन वगैरह देंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो उसको सबसे पहली बात इम्प्लीमेंट करो। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि अभी जो ये क्वाड है उसने ये मेंशन किया कि हम लोग जो है इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। लगभग $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ के अंदर आने वाले 5 सालों के अंदर, ताकि चाइना को अगेन काउंटर किया जा सके। नाउ मेजर फोकस क्या है कि चाइना को काउंटर करना। और उसी के साथ में जो क्वाड ग्रुप बना है, इन्होंने इसी के साथ में जो क्वाड समिट हुआ है रिसेंट डेज में, इस समिट के दौरान क्या हुआ, एक और ग्रुप का गठन हो चुका है, एक और ग्रुप बन चुका है। उस ग्रुप का नाम है IPEF, मतलब कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। अब ये जो IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसके अंदर आपको टोटल 13 देश देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। आसियान कंट्रीज़, आसियान के अंदर आपको 10 देश देखने को मिलते हैं। इस आसियान में से 7 मेंबर इसके अंदर हैं, प्लस यहाँ पे साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और साथ ही साथ यहाँ पर क्वाड की 4 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इन सब ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नाम का। अब जो ये ग्रुप है बेसिकली ये क्या करेंगे, आपस में इनका फोकस है किस चीज़ को लेकर, 4 पिलर्स के ऊपर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। इसी क्वाड समिट के अंदर एक ग्रुप बनता है जिसके अंदर 13 देश हैं। 13 देश कौन कौन से हैं, आसियान के, लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो आसियान के वैसे तो 10 मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें से 7 मेंबर इसका हिस्सा है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस को छोड़कर। फिर उसके बाद साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये भी इसका हिस्सा है, और क्वाड की 4 कंट्रीज़ ये भी इसका हिस्सा है। ये सब मिलकर यहाँ पर IPF ग्रुप को बनाते हैं। और इनका मेजर फोकस क्या रहने वाला है, तो इनका मेजर फोकस रहेगा ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर, करप्शन से लड़ने के ऊपर और क्लीन एनर्जी के ऊपर, यानी कि पोल्यूशन को कम करना, डीकार्बोनाइजेशन के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये कुछ चीज़ों के ऊपर ये कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी, ऐसा बताया गया है। तो उसके बाद यहाँ भी मेंशन किया गया इंडिया का भी यहाँ पर एक पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हमने प्रॉपरली अच्छे से क्वाड के अंदर पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने इस IPF ग्रुप, जो कि नया ग्रुप बना है, इसको भी ज्वाइन कर लिया है, ताकि चाइना के डोमिनेंस को, जैसे चाइना को डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग हटा सकें, उसको हम लोग वापस से पीछे ढकेल सकें। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये एडिटोरियल अच्छे से लाइन टू लाइन सारी बातें अच्छे से कवर हो चुकी हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट हमारे पास एक डेटा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे बात की गई है
नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का आया है, 2021 का यहाँ पर ये सर्वे आपको देखने को मिलेगा। इसको कंडक्ट किया गया था पिछले साल नवंबर के महीने में। अब इस सर्वे में से बहुत सारा डेटा निकल कर आया है कि हमारे स्कूल के क्या हालात हैं, प्लस यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, बड़ा है या कम हुआ है, वो सारे परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर बताए गए हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर आने वाले टाइम पर काफ़ी सारे एडिटोरियल्स पब्लिश हो सकते हैं। तो यहाँ पर चर्चा क्या है? चर्चा यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया। इसकी रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारे स्कूल्स, लगभग 720 डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी सारे लाखों स्कूल को कवर किया गया और उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों का सर्वे किया गया है। सर्वे में यहाँ पे पता लगाया गया कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। पहले तो हम लोग परफॉर्मेंस जानने से पहले जानेंगे नेशनल अचीवमेंट सर्वे ये है क्या। देखो, यहाँ पर एक सर्वे है जो कि हमारे पूरे नेशन के अंदर, हमारे पूरे कंट्री के अंदर करवाया जाता है ताकि हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को देख सकें, एजुकेशन सिस्टम हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है। उसके बाद में इस सर्वे को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जारी करता है। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ CBSE और NCERT भी मिलकर यहाँ पर इसको कंडक्ट करवाते हैं। इसका मेजर काम है स्कूल एजुकेशन को लेकर हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होना, पता लगाना कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचिंग प्रोसेस कैसा है और बच्चों का बैकग्राउंड कैसा है, बच्चे यहाँ पर कैसा पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सर्वे जो है ये गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल सभी को कवर करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस सर्वे को कंडक्ट किया गया लगभग 22 भाषाओं के अंदर, जिसमें इंग्लिश, आसमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, ये सारी आपको भाषाएं देखने को मिल जाती हैं जैसा यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर उसके बाद ये जो ग्रेड दिए गए आगे मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, यानी सब्जेक्ट वाइज बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो यहाँ पर समझाया गया। देखो, पहली चीज़ तो अगर इस प्रकार का हमारे पास सर्वे आ रहा है जिससे पता चल रहा है कि हाँ स्कूल के एजुकेशन के अंदर क्या परफॉर्मेंस है, बच्चों की परफॉर्मेंस कैसा है, इससे हमें पता चलेगा भाई कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर हम लोग उनको फुलफिल कर सकते हैं बहुत आराम से, बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, उन गैप्स को भरा जा सकता है ना। तो मेजर ऑब्जेक्टिव तो इस सर्वे का ये होगा। फिर उसके बाद इस सर्वे का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया, जो गैप्स हैं उनको भरा जा सकता है, इससे यहाँ पर हेल्प होगा, बच्चों को हम लोग मदद कर सकते हैं उनको समझने में, उनके यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा सकता है, टीचर्स के ऊपर थोड़ा सा काम किया जा सकता है। इसके थ्रू हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सर ये बताओ इस सर्वे के अंदर हुआ क्या है आखिरकार? तो इस सर्वे के अंदर क्या क्या बताया गया? सबसे पहली बात परसेंटेज के बारे में। अगर हम लोग बात करें बच्चों की परसेंटेज के बारे में, तो नेशनल एवरेज जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि एक तरीके से जो क्लास थर्ड, तीसरी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज यहाँ पे क्लास 3C के अंदर उनकी परसेंटेज 59% हुआ करती थी और वो परसेंटेज कम होती हुई चली गई। अब परसेंटेज कब कम होती है? जब बच्चे का परफॉर्मेंस बेकार होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन होता हुआ चला गया इनका। पहले 59%, फिर अगले साल यहाँ पे जब ये क्लास 5th के अंदर आया तो वो परसेंटेज कम होकर 49 हो गया। तो मेंशन ये किया जा रहा है कि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो कम होता जा रहा है। क्लास 3rd के अंदर अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छी परसेंटेज आई, क्लास 5वीं के अंदर यहाँ पे परसेंटेज और कम हो गई, फिर क्लास 8वीं के अंदर और कम हो गई, फिर क्लास 10वीं के अंदर और कम हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया इस सर्वे के अंदर में। फिर उसके बाद इस सर्वे ने कुछ यहाँ पे बताया सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस, यानी मैथमेटिक्स के अंदर बात करें तो मैथमेटिक्स में बुरा हाल है, बच्चों का जो परसेंटेज है वो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। यानी क्लास 3rd के अंदर और क्लास 10th के अंदर जब आप लोग कंपैरिजन करोगे तो क्लास 10वीं के अंदर परसेंटेज बहुत बुरी तरह से गिर चुका है, मतलब बच्चों का परफॉर्मेंस जो है लगातार ख़त्म होता जा रहा है। और इसी प्रकार से लैंग्वेज के सब्जेक्ट में भी आप देख पाओगे परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर मेंशन किया गया कि जब हम लोग बात करते हैं कुछ एरियाज़ की, यानी अब इस परफॉर्मेंस को हम लोग एरिया वाइज डिस्कस करेंगे, यानी सिचुएशन कहाँ कहाँ पर ख़राब हुई है, यानी गांव वाले एरिया में या शहर वाले एरिया में कहाँ पर सबसे ज़्यादा हालात बुरे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि जो एवरेज परफॉर्मेंस है रूरल एरियाज़ के अंदर, जो गांव वाले एरिया के अंदर वो बिल्कुल पहले था वैसा ही है, लेकिन जो शहर वाले एरिया है वहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी तेज़ी से गिरा है बच्चों का। फिर उसके बाद अगर हम लोग सोशल ग्रुप वाइज बात करें तो जो बच्चे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा और ज़्यादा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू द जनरल कैटेगरी वाले बच्चे। फिर उसके बाद जेंडर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा की गई है। जब आप लोग जेंडर वाइज देखोगे तो गर्ल्स का परफॉर्मेंस बेटर रहा है, गर्ल्स जो है उन्होंने काफ़ी हद तक बॉयज़ से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़, ये मेंशन किया गया।
फिर लर्निंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पेंडेमिक के टाइम पर क्या हुआ, स्कूल वगैरह लंबे समय तक बंद रहे और इंडिया एक ऐसी कंट्री बना जहाँ पर स्कूल बहुत लंबे समय तक क्लोज रहे थे। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बच्चों के साथ में एक सर्वे जो होता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बच्चों से पूछा जाता है आपका ये जो कोरोना काल है कैसा रहा, ठीक है, यानी कि आप पेंडेमिक के टाइम पर घर पर कैसा फील कर रहे थे। तो काफ़ी सारे बच्चों ने बताया कि भाई यहाँ पर घर पे बर्डन हो रहा था, हमारे ऊपर काफ़ी बर्डन डाल दिया गया था, बहुत सारा असाइनमेंट था, ऐसा 78% बच्चों ने बोला। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला 38% बच्चों ने बोला कि भैया हमें तो काफ़ी हद तक परेशानियाँ हो रही थी, हमें घर पे हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, इससे अच्छा तो स्कूल में रहते हैं, वहाँ पे बच्चों की हेल्प मिल जाती है तो उससे हमारी पढ़ाई हो पाती है। तो इस प्रकार के कुछ बच्चे थे। फिर 24% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला हमारे पास तो कोई डिजिटल डिवाइस नहीं था घर पर, हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाए। तो ये यहाँ पर सर्वे क्या क्या बोलता है, आई होप आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब जब हम लोग बात करते हैं तो इस सर्वे के अंदर प्रॉपरली एजुकेशन के बारे में चर्चा की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एजुकेशन का स्टेटस है भारत के अंदर वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो हमारे संविधान के अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है उसके साथ आर्टिकल 45 है, उसके साथ आर्टिकल 39F है हमारे डीपीएसपी का, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। इसके अंदर बिल्कुल प्रोविजन दिया गया है कि भैया सभी के पास में जो एजुकेशन है वो इक्विटेबल और एक्सेसिबल है, तो सभी के पास में एजुकेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ 42nd अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में 1976 के अंदर, और क्या हुआ, और उस अमेंडमेंट के थ्रू जो एजुकेशन है उसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। आपको पता होगा पहले यहाँ पर हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, जहाँ पर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होता है, जहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, इन तीनों लिस्ट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो है उसके ऊपर स्टेट कानून बनाएगा, यूनियन लिस्ट के अंदर जो है उसके ऊपर यूनियन कानून बनाएगा, हमारी सेंटर कानून बनाएगी, और बाकी जो कंकरेंट लिस्ट होता है इसके ऊपर हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएंगे। तो बेसिकली एजुकेशन आज के टाइम पर कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, और ऐसा काम 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हमारे पास है 2009 का। इसका मेजर फोकस है जो प्राइमरी एजुकेशन, यानी कोई भी बच्चा है जिसकी उम्र 6 से 14 साल की है, तो यहाँ पर उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको एजुकेशन लेना होगा, ठीक है, और प्राइमरी एजुकेशन तो बेसिकली उसके पास में होना चाहिए। फिर साथ ही साथ में यहाँ पर आप कह सकते हो आज के टाइम पर जो हमारी सोसाइटी के अंदर डिसएडवांटेज सेक्टर है, जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको 25% का रिजर्वेशन भी मिल जाता है इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू। तो ये एजुकेशन को लेकर कुछ स्टेटस है इंडिया के अंदर, वो मैंने आपके साथ में बातें शेयर कर ली हैं। ओके, बाकी यहाँ पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 क्या बोलता है वो भी मैंने आपको बता दी है। मैथ्स और यहाँ पर ईवीएस और ये सब यहाँ पे क्लास वाइज आप लोग देख पाओगे, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे चर्चा की जा रही है। सो सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस यहाँ पर बच्चों की बेकार होती हुई नजर आई है। क्लियर हुआ? तो एक इंपॉर्टेंट सा डेटा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, आजकल जो डेटा है द हिंदू के अंदर डेटा पॉइंट वो बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसको कवर करते हुए चला करो, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। चलो अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है पेइंग अ प्राइस के बारे में। यहाँ पर मेंशन किया गया, देखो वैक्सीन से एंटीवायरल इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी जो है मंकी पॉक्स वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलता हुआ नजर आया। मंकी पॉक्स के बारे में चर्चा की जा रही है। मेंशन किया गया, देखो हुआ क्या है, जो पिछले 3 सप्ताह पहले काफ़ी चर्चा हुई मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहली बार कंफर्म किया गया अभी 7 मई को। 7 मई को यूके के अंदर सबसे पहला वायरस देखने को मिला, मतलब जब अभी चर्चा, हालांकि मंकी पॉक्स वायरस बहुत साल पहले पाया गया है, लेकिन अभी वापस से बहुत लंबे समय बाद चर्चा में आया। चर्चा में कब आया, तो 7 मई को यूके के अंदर एक व्यक्ति नाइजीरिया से गया, तो उसके अंदर ये मंकी पॉक्स वायरस डिटेक्ट कर लिया गया है। तभी से यहाँ पे चर्चा होने लगी। लगभग आज के टाइम पर 21 देशों के अंदर लगभग 226 के आसपास जो लोग हैं वो इस मंकी पॉक्स वायरस से अफेक्टेड हैं। फिर WHO ने भी ये बोल दिया है कि भैया यहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस के ऊपर अपना सर्विलांस इंक्रीज़ कर दो। भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस कहीं ना कहीं कोविड से खतरनाक है, और अगर ये बड़ा तरीके से फैल गया बुरी तरीके से, तो फिर इससे यहाँ पर अगेन सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ऑथर क्या मेंशन करते हैं, मैं आपको डायरेक्टली एक मेजर पॉइंट के ऊपर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे ऑथर का कहना यह है कि भाई देखो मंकी पॉक्स वायरस अफ्रीका से निकल कर आया, नाइजीरिया के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई, नाइजीरिया के अंदर बहुत लंबे समय से मंकी पॉक्स वायरस यहाँ पे एक तरीके से बीमारी देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली करना क्या होगा, आप यहाँ पर ये जो काम कर रहे हो इस पे आप एक काम करो, जो रिसर्च वगैरह कर रहे हो ना, तो रिसर्च वगैरह के ऊपर ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है आप यहाँ पे उन कंट्रीज़ के ऊपर ध्यान दो जिसके अंदर ऑलरेडी ये जो मंकी पॉक्स वायरस है वो एंडेमिक है। एंडेमिक होता है, एक पेंडेमिक होता है। पेंडेमिक क्या होता है, जो दुनिया भर में फैल जाता है, जैसे कोरोना हुआ। एंडेमिक जो होता है वो एक रीजन के अंदर फैलता है। तो नाइजीरिया के अंदर, नाइजीरिया एक एंडेमिक कंट्री माना गया इस मंकी पॉक्स वायरस के लेकर, क्योंकि यहाँ पे मंकी पॉक्स वायरस काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया नाइजीरिया के अलावा और भी कुछ देश हैं अफ्रीका के अंदर
अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, वहाँ पे मंकी पॉक्स वायरस बहुत ज़्यादा है। पहले आप वहाँ से ख़त्म करो, अगर जड़ खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है ये मंकी पॉक्स वायरस जो फैलना है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये इस एडिटोरियल का निचोड़ था। बाकी आप लोग मंकी पॉक्स वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकते हो इंपॉर्टेंट सी, जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। मंकी पॉक्स वायरस एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब ये ट्रांसमिट होता है जानवरों से इंसान के अंदर। फिर उसके बाद ये आज के टाइम पर नाइजीरिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैंने आपको बताया मंकी पॉक्स वायरस ये पॉक्सीवेरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। इस वायरस का जो नेचुरल होस्ट है वो क्या है अभी भी नहीं पता, यानी इसको हम लोग बोलते तो हैं मंकी पॉक्स। ये मंकी पॉक्स जो है होती जो बीमारी है ये मंकी पॉक्स वायरस की वजह से ही होती है, लेकिन ये वायरस कौन से जानवर से निकला है ये नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है मंकी के अंदर भी ये वायरस पाया जाता है, प्लस एप्स के अंदर भी, प्लस यहाँ पे चूहे हो गए, उसका बाद स्क्वेरल हो गया, डॉग्स हो गए, रैबिट हो गए, इनके अंदर भी ये मंकी पॉक्स वायरस पाया जाता है। हालांकि कहाँ से सबसे पहली बार निकला इसको लेकर अभी भी कोई रिपोर्ट है नहीं। अब मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहली बार कहाँ पे पाया गया था, तो सबसे पहली बार 1958 के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC, जो कि अफ्रीका के अंदर ही एक देश है, वहाँ पे पाया गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर यानी कि इंसानों के अंदर भी 1970 के अंदर पाया गया, और वो भी सबसे पहली बार वहीं पर TRC के अंदर पाया गया। ठीक है, तो मंकी पॉक्स वायरस की शुरुआत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर होती है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद 2017 में क्या होता है, ये जो वायरस है ये फैलता फैलता नाइजीरिया में पहुंचता है, और नाइजीरिया के अंदर आप देख पाओगे बहुत बुरी तरह से आउटब्रेक हो जाता है इस मंकी पॉक्स वायरस का। नाइजीरिया के अलावा आज के टाइम पर बहुत सारी और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है जहाँ पर यह बीमारी एंडेमिक करार दे दी गई है, यानी कि इस रीजन के अंदर काफ़ी खतरनाक तरीके से ये फैलती है। मंकी पॉक्स वायरस के काफ़ी सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो दाने होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स के अंदर होते हैं, वैसे यहाँ पे मंकी पॉक्स के अंदर बॉडी पे छोटे छोटे दाने क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बुखार होना, सर में दर्द होना, साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार से ये सारे लक्षण क्रिएट हो जाते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के अंदर जो हमारा लिम्फ ग्लैंड होता है यानी जो गर्दन होती है वहाँ पर भी एक सूजन वगैरह देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद में बताया गया मंकी पॉक्स वायरस के अंदर डेथ वगैरह भी ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। ट्रीटमेंट और वैक्सीन के बारे में बात करें तो एक वैक्सीनिया नाम की वैक्सीन है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसी वैक्सीन का हम लोग यूज़ करते थे स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए। स्मॉल पॉक्स को हमने अपने दुनिया भर से ख़त्म कर दिया है 1980 के अंदर में, ध्यान रखना। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसको जब ख़त्म किया गया तो उसके लिए वैक्सीन या वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो वैक्सीन या वैक्सीन है बेसिकली ये कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स को भी ठीक कर सकती है, तो इसका एक ट्रीटमेंट ये नज़र आता है। क्लियर हुआ? तो इस एडिटोरियल को लेकर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। नाउ उसके बाद आते हैं हम लोग अपने अगले एडिटोरियल पर। इसके ऊपर एक और एडिटोरियल आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बात करता है भारत को आज के टाइम पर ज़रूरत है कि हम लोग क्या कर सके कि भाई अगर कोई गैर कानून तरीके से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो उसको कंपनसेशन देना चाहिए। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये इशू बेसिकली यहाँ पर आर्यन खान वाला केस को लेकर चर्चा करता है। आपको पता होगा रिसेंट डेज में मैंने आपके साथ में डिस्कशन भी किया था 2 दिन पहले कि जो आर्यन खान है, आर्यन खान को बेसिकली पिछले साल अक्टूबर के अंदर NCB ने अरेस्ट कर लिया था ड्रग्स के केस के अंदर, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्यन खान के पास ड्रग्स पाए गए थे, इसी वजह से आर्यन खान को अरेस्ट किया गया। लेकिन अभी 2 दिन बाद यहाँ पे 2 दिन पहले क्या होता है, एक रिपोर्ट, एक डिटेल्ड चार्जशीट तैयार की जाती है जहाँ पर पता लगाया जाता है कि आर्यन खान यहाँ पर कोई दोषी साबित नहीं हुआ है। आर्यन खान को एक क्लीन चिट दे दी जाती है। क्लीन चिट मतलब यहाँ पे आर्यन खान से कुछ नहीं पूछताछ की जाएगी, प्लस आर्यन खान यहाँ पर निर्दोष है, तो क्लीन चिट वगैरह मिल गई। अब क्लीन चिट मिलने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, जो NCB का एक तरीके से यहाँ पर मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि इसी ने अरेस्ट किया था आर्यन खान को और आर्यन खान के साथ कुछ लोगों को, क्योंकि ये लोग यहाँ पे ड्रग्स वगैरह ले रहे थे, ऐसा कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि NCB के जो ऑफिशियल है समीर वानखेड़े ने ही यहाँ पर ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन देखा था और बेसिकली यहाँ पर इस पूरे मुद्दे की यहाँ पर कार्रवाई करी थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि भाई आप देख पाओगे लंबे समय से केस चलाई है और उसके बावजूद पता ये चलता है कि यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं थी, आर्यन खान की कोई गलती नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे जब आर्यन खान की कोई गलती नहीं थी तो फिर उसको एक कंपनसेशन मिलना चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर गैर कानून तरीके से अरेस्ट कर लिया जाए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, आपने अपने आप ही अरेस्ट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस व्यक्ति को कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़ कवर हुई, मीडिया के अंदर न्यूज़ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी आर्यन खान को लेकर, है ना, कि यहाँ पर काफ़ी कुछ सुनने को मिला है आर्यन खान के फादर शाहरुख खान को और इन सब लोगों को, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टली ऑथर मेंशन करते हैं, सबसे पहली चीज़ हमारे कंट्री के अंदर एक लॉ होना चाहिए।
एक कानून होना चाहिए। वो क्या कानून होना चाहिए? कंपनसेशन का, कि भाई यहाँ पर अगर किसी को इस प्रकार से प्रोसिक्यूट किया है गलत तरीके से तो उसको कंपनसेशन मिले। और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने ऑलरेडी रिकमेंड किया है किस चीज़ को लेकर, हमारे पास यहाँ पर एक कानून होना चाहिए जो कि कंपनसेशन दे। ठीक है, आज के टाइम पर हमारा जो CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका जो सेक्शन 358 है वो बेसिकली यहाँ पर बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की कंप्लेंट करता है कि हाँ ये काम कर रहा है और वो कंप्लेंट गलत निकलती है तो जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट करी है उसके ऊपर फाइन वगैरह मारा जाता है। तो ये सेक्शन 358 के अंदर ऑलरेडी प्रावधान है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई इसको और एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो और मेंशन कर दो कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को भी एक कंपनसेशन, एक मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन कर दी गई हैं। आई होप आप लोगों ने इसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से और सिंपल तरीके से यहाँ पर समझ लिया है। लेकिन उसके साथ साथ बताया गया भाई जो NCB है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भाई आप अपने काम पे ध्यान दो। मतलब आप ये देख रहे हो कि एक पार्टी चल रही है क्रूज शिप के अंदर और उस पार्टी के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली और वहाँ पर पता लगाया गया कि कुछ ड्रग्स वगैरह पाई गई हैं, उसके बाद अरेस्ट कर लिया। तो भाई ये काम, आप एक एलाइट ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि इतनी ज़्यादा उच्च लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है NCB, तो यहाँ पर ये जो काम है, छोटे मोटे काम, ये पुलिस को सौंप देने चाहिए। आप यहाँ पे अपना मेन काम करो। तो वो चीज़ें मेंशन की गई हैं भाई। एक एलाइट सी एजेंसी है जिसका मेजर फोकस होना चाहिए बड़े बड़े स्मगलिंग नेटवर्क्स के ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर कंट्री के अंदर जो स्मगलिंग वगैरह हो रही है उस चीज़ के ऊपर में। ये छोटे मोटे केसेस जो हैं यहाँ पर लोकल पुलिस के ऊपर अगर डाल दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ओके, क्लियर हुआ। अब NCB के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है तो NCB के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हालांकि काफ़ी चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों से और मैंने भी काफ़ी बार आपके साथ में डिस्कस किया है। देखो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बनाया गया था हमारी सरकार के थ्रू 1986 में। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंडर में, इस एक्ट के अंडर में यहाँ पर सरकार ने NCB को बनाया। NCB यहाँ पर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। और बेसिकली NCB के अंदर यहाँ पे क्या बोला जाता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ड्रग्स का कंजम्पशन करता है अपने शौक की तरह, यानी कि देखो ड्रग्स का कंजम्पशन करना अलाउ तो है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पज़ के लिए, अगर किसी पेशेंट्स को आवश्यकता पड़ रही है तभी यहाँ पर उसको ये ड्रग्स दिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई व्यक्ति अपने शौक के लिए इसको कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ पर इसके ऊपर रोक लगाई जाती है इस NCB के थ्रू। तो NCB ने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो ड्रग्स हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये यूज़ करेगा तो NCB उसके अगेंस्ट में स्टेप लेगी। बाकी सारे ड्रग्स को कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी केंद्र सरकार के पास में आ जाती है, ध्यान रखना। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि NCB जो है बेसिकली वो कौन से एक्ट के अंदर और कब बनाया गया, ये कुछ मेजर से इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल लिखा गया है सन वेडोंग को थ्रू। सन वेडोंग कौन है? तो ये खुद यहाँ पर चाइना के एम्बेसडर हैं टुवर्ड्स इंडिया। तो इन्होंने यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में सारी बातें लिखी हैं। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स बेसिकली एक ग्रुप है 5 कंट्रीज़ का जहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। तो यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि जो चाइना है, चाइना के बहुत सारे गोल्स हैं ब्रिक्स को लेकर, है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज़ को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसा मैंने आपके साथ बताया, ये जो पूरा एडिटोरियल है आपको नीचे क्लियरली दिखेगा, एक एक लाइन सारी इन्फॉर्मेशन, पूरा एडिटोरियल मैंने नीचे कॉपी पेस्ट मार दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम भले ही लगा है लेकिन आपको यहाँ पर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहली बात देखो, ब्रिक्स ग्रुप को बने हुए लगभग 16 साल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं? BRIC मैंने आपको बताया 5 कंट्रीज़ हैं, इनके नाम के ऊपर ही यहाँ पर ये नाम रखा हुआ है। इन कंट्रीज़ के जो यहाँ पे पूरा नाम है ना, उसका एक अक्षर, इनके एक्रोनिम के ऊपर ये पूरा का पूरा नाम रखा हुआ है। अब ब्रिक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो ब्रिक्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म माना जाता है इन 5 कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इन 5 कंट्रीज़ का एक मेजर यहाँ पे रोल देखने को मिल जाता है। ये 5 कंट्रीज़ इस ग्रुप के थ्रू यहाँ पर डेवलपमेंट की तरफ काम करती हैं, डेवलपमेंट को लेकर बात करती हैं। अभी क्या हुआ, यहाँ पर जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो यहाँ पर अभी चाइना के हाथ में है। इस साल यहाँ पे, इस साल की बात हो रही है, इस साल यहाँ पे ब्रिक्स ग्रुप की जो चेयरमैनशिप है वो चाइना के हाथ में, चाइना ने यहाँ पर इसको लीड किया है। लेकिन ये आर्टिकल चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 19 मई की बात है। अभी 19 मई में जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इन्होंने एक वीडियो एड्रेस यानी वर्चुअल मीटिंग करी है ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में। यानी हमारी जो 5 कंट्रीज़ हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ में एक वर्चुअल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करी गई है। बातचीत करने के बाद काफ़ी सारा अनाउंसमेंट किया गया है। प्लस यहाँ पे ब्रिक्स को और क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ पर ये ऑथर मेंशन करते हैं।
ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने बातचीत करी है ना। इससे क्या हुआ है, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इनके बीच में क्या होगा, एक सॉलिडरिटी, यहाँ पर एक एकता जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी। प्लस काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो डेवलपमेंट और पीस यानी कि शांति की तरफ और विकास की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ऑथर ने यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, ब्रिक्स कंट्रीज़ को आज के टाइम पर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज़ को लेकर, क्योंकि चाइना का यहाँ पर एक इनिशिएटिव है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसको पॉइंट आउट करते हुए यहाँ पर बोला है कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा हर एक कंट्री के लिए, उसकी सिक्योरिटी, उसकी यहाँ पर जो सुरक्षा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, यहाँ पर इस सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकती हैं, इस सिक्योरिटी को यहाँ पर बनाया के रखा जा सकता है। ब्रिक्स कंट्रीज़ को आज के टाइम पर ज़रूरत है कि यहाँ पर आपस में एक ट्रस्ट को बनाएं, एक विश्वास को बनाएं और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बनाएं, प्लस आपस में कम्युनिकेशन करें, कोऑर्डिनेशन करें। तो ये सब काम कर सकते हैं अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े विवाद हो रहे हैं तो वहाँ पर जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है अपने हिसाब से कुछ स्टेप ले सकती हैं, ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इनका जो डेवलपमेंट के ऊपर है एक सबसे बड़ा फोकस रहना चाहिए, एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ब्रिक्स का ये होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कोविड-19 पेंडेमिक की जब हम लोग बात करते हैं तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से हिट हुई है ना। तो इस इकोनॉमिक रिकवरी के लिए भी यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज आपस में मिलकर काम कर सकती हैं और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने ऑलरेडी यहाँ पर क्या किया है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर पूरी तरह से फोकस करता है, जोर देता है ना। यहाँ पर मेंशन किया गया। तो बेसिकली यहाँ पर चाइना की तारीफ तो करते हैं कि चाइना ने बहुत कुछ किया है, चाइना ने डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेकर आया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आज के टाइम पर देखने को मिल जाती है डी ग्लोबलाइजेशन की। जो कंट्रीज़ है उन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया है, ज़्यादा कुछ व्यापार हो नहीं रहा है देशों के बीच में, ये मेंशन करते हैं। तो इसके लिए जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है उनको एक स्टेप उठाना चाहिए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के ऊपर, और उसके बाद ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ काम करना चाहिए, जो व्यापार वगैरह है उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद हेल्थ को लेकर चर्चा करते हैं। जो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक को मैनेज करने के लिए एक अच्छा ग्रुप माना जाता है, ठीक है, यानी कि हम लोग कोविड-19 पेंडेमिक को बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं और ब्रिक्स कंट्री को ये काम करना भी चाहिए। उसके बाद बताया गया इंटरनेशनल पेंडेमिक रिस्पॉन्स के बारे में। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि देखो जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है इन्होंने मेंशन किया है कि भैया दुनिया भर की हेल्थ को लेकर भी हम लोग को काम करना चाहिए, है ना। उसके लिए इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे काम करता है, इंडिया का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ का, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। प्लस जो ये ब्रिक्स के देश हैं इनको साथ में मिलकर जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको दिखानी चाहिए, साथ में मिलकर यहाँ पर हेल्थ गवर्नेंस के ऊपर काम करना चाहिए, यानी हेल्थ के ऊपर मिलकर ये सारी कंट्रीज़ काम कर सकती हैं। हम लोगों को जो ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है उसका एक अच्छा यूज़ करना चाहिए, प्रॉपरली वैक्सीन्स को अवेलेबल करवाना चाहिए, हाई क्वालिटी पब्लिक हेल्थ हम लोगों को प्रोवाइड करवानी चाहिए, और वो यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज़ कर सकती हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ के लीडर्स कर सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस यहाँ पे बोला गया अगर हम लोग थोड़ा काम भी कोऑर्डिनेट करके करें, आपस में मिलकर करें, तो इससे यहाँ पर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वो सब यहाँ पर एक तरीके से बहुत आराम से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में मेंशन करते हैं कि जितने भी पार्टीज़ आपको ये ब्रिक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं, अभी यहाँ पर मेजर फोकस किया जा रहा है ब्रिक्स प्लस कोऑपरेशन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे ब्रिक्स ग्रुप को और ज़्यादा बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि चाइना का मेजर फोकस है ब्रिक्स एक्सपेंशन के ऊपर काम करना। आज के टाइम पर जो ब्रिक्स जिस चीज़ों के ऊपर काम करता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देना, खासकर दुनिया भर के अंदर शांति को बनाना, दुनिया भर के अंदर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के ऊपर भी यहाँ पर ब्रिक्स को काम करना चाहिए, और उसके लिए ब्रिक्स ऑलरेडी काम कर रहा है। तो ब्रिक्स की जो पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर जाए तो फ्यूचर के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं जो कि इस एडिटोरियल के अंदर लिखी हुई हैं। कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बस खाली ब्रिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या कर सकते हैं वो सारी बातें बताई गई हैं, क्या क्या करना चाहिए वो बताई गई हैं, वो मैंने आपके साथ में शेयर कर ली हैं। ओके, नाउ आते हैं उसके बाद अगले एडिटोरियल की तरफ। नाउ जो यहाँ पर नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर। देखो रिजर्वेशन क्या होता है आपको पता है, आरक्षण के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। जब हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव है। कहोगे भेदभाव है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। देखो हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग, कुछ तबका है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे है। यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रकार से अगर बार ड्रॉ करें, ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी हद तक पीछे रह चुके हैं, सोसाइटी में कुछ लोग आगे हैं। तो सबको इक्वल करने के लिए, इनको भी यहाँ पर इन सबको बराबर लेकर आने के लिए क्या किया जाता है, रिजर्वेशन लेकर आया जाता है। रिजर्वेशन के ऊपर यहाँ पर फोकस हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का भी था, ताकि लोगों के अंदर एक इक्वालिटी रहे, है ना, यह आप देख पाओगे। तो इसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया, रिजर्वेशन को लाया गया है। आज के टाइम पर रिजर्वेशन जो है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर दिया जाता है, लेकिन उसको लेकर कुछ कंडीशंस है, कुछ जजमेंट्स हैं। वो जजमेंट क्या बोलते हैं आगे मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। जब हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में या इक्वालिटी के बारे में, तो आर्टिकल 16 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 16 के बारे में इस पूरे आर्टिकल में चर्चा की गई है, यानी कि जो ये पूरा एक्सप्लेनर आर्टिकल है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल 16 के बारे में चर्चा करता है। और आर्टिकल जो 16 है हमारा फंडामेंटल राइट है, 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट है। देखो आर्टिकल 14, 15 और 16 ये तीनों ही आर्टिकल कहीं ना कहीं इक्वालिटी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 16 है ये बेसिकली ये रिजर्वेशन के बारे में चर्चा करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट हो गया और अपॉइंटमेंट हो गया, उसके अंदर रिजर्वेशन के बारे में ये चर्चा करता है आर्टिकल 16। आपके लक्ष्मीकांत के अंदर आर्टिकल 16 के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ में वो शेयर करूंगा। आर्टिकल 16 के अंदर आपको 5 क्लॉज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्लॉज 1 ये बात करता है कि किन किन लोगों को कवर किया जाएगा। क्लॉज 2 बात करता है किस किस बेसिस पर यहाँ पे कवर किया जाएगा, आगे चल के मैं डिस्कस करता हुआ चलूँगा। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 16 की, तो बेसिकली यहाँ पर ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में चर्चा करता है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। खासकर अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, एक इक्वालिटी होनी चाहिए। जो भी हमारा राज्य है, राज्य के अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, अपॉइंटमेंट के अंदर, तो उसके अंदर एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसको लेकर आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 बोलता है ना। फिर आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 क्या बोलता है कि चलो सबको इक्वालिटी दे दी गई। इक्वालिटी देने के बाद में ये बात करता है कि भाई जो आपने यहाँ पर काम दिया है, लोगों को रोज़गार दिया है, उस रोज़गार के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस किस चीज़ को लेकर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 बोलता है, यानी कि आप जॉब दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, लेकिन उसमें इस प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह आर्टिकल यहाँ पर 16 का क्लॉज 2 बोलता है। फिर आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 बेसिकली रेजिडेंसी को लेकर चर्चा करता है। रेजिडेंस को लेकर यहाँ पे चर्चा करता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे बात की जा रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 आपने जान लिया, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 आप लोगों ने जान लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4A के बारे में चर्चा की गई है। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है बेसिकली ये यहाँ पर राज्य को बोलता है कि मतलब जो राज्य सरकार है, यानी जो हमारी स्टेट है, वो यहाँ पर क्या कर सकती है, उनको क्या करना चाहिए, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए वर्क करना चाहिए। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस खासकर यहाँ पे बात की गई है किन किन के बारे में, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे कि हमारी बैकवर्ड जो क्लासेस रह जाती हैं, पीछे रह गई हैं, उनको यहाँ पर एक इक्वल लेवल पर लेकर आना, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन देना इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो वो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 बोलता है। फिर आर्टिकल 16 का क्लॉज 4A को ऐड किया गया। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A बात करता है कि यहाँ पर जो स्टेट है, स्टेट यहाँ पे प्रोविज़न बना सकता है रिजर्वेशन का प्रमोशन के अंदर भी, यानी कि अगर अब एक जॉब के अंदर किसी को प्रमोट करना है तो प्रमोशन को लेकर भी यहाँ पर रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन वो जो रिजर्वेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होगा, अगर वो यहाँ पर एडिक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं है। यानी कि यहाँ पर उस सर्वे के अंदर, उस सर्विस के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स लोगों का एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ताकि बाकी सारे लोगों के साथ वो इक्वल लेवल पर आ सकें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बातें आर्टिकल 16 के 4A के अंदर बातें बताई गई हैं, तो वही बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 आपके साथ मैंने डिस्कस किया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के बारे में चर्चा की जा रही है। अब यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर जो ये आरक्षण है, रिजर्वेशन है, इसको लेकर काफ़ी सारे जजमेंट देखने को मिल जाते हैं। एक आता है इंदिरा साहनी जजमेंट। इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर आपको पता है कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके अंदर जो क्रीमी लेयर आते हैं, जहाँ पे मतलब ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं, मतलब अच्छी ग्रेड A लेवल की पोस्ट वगैरह है उनकी, तो जो क्रीमी लेयर हैं उन सबको यहाँ पे ये रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और इंदिरा साहनी जजमेंट ने ये भी बोला कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो, जो रिजर्वेशन है, लेकिन वो प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा। यानी आप जॉब में रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जॉब के अंदर जो प्रमोशन होता है एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के ऊपर, उसको लेकर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। और जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पर इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर बताया गया था। लेकिन उसके बाद में पार्लियामेंट ने इस चीज़ को रेस्पॉन्ड किया, इंदिरा साहनी जजमेंट को नकार दिया
और फिर पार्लियामेंट ने यहाँ पर 77 अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आया। 77 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 16 का जो 4A है वो ऐड किया गया था, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो आर्टिकल 16 4A यानी A B से जो आगे ऐड हो जाता है वो समझ लेना अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट करने के बाद में इस 4A को ऐड किया था, जहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर स्टेट को, राज्य सरकार को पावर दी गई कि वो बेसिकली प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं था। तो प्रमोशन के अंदर भी अब रिजर्वेशन दे दिया गया, लेकिन किन को? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। अगर उनका प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन मिल सकता है। फिर उसके बाद में एक और केस आता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है एक केस देखता है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2006 का। तो इस केस के अंदर काफ़ी सारी बातें बताई जाती हैं। इस केस के अंदर बोला गया कि देखो अगेन जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी जाएगी, लेकिन उसके लिए यहाँ पर दो कंडीशंस होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर बेसिकली वो सोशली और एक एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा रीज़न है कि ये दोनों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, तो इनको रिजर्वेशन मिलेगा। इस प्रकार से एक और केस आता है, यानी कि ये जो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे केसेस कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर आए थे कि जॉब्स के अंदर जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। फिर एक केस आता है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता करके, 2018 का केस है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक तरीके से बात करता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि जो रिजर्वेशन है प्रमोशन के अंदर वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर दिया जा सकता है। कोर्ट ने मेंशन किया कि जो रिजर्वेशन है ये यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दिया जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर बताया गया था कि जो OBC वाले अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले लोग थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले के अंदर जो क्रीमी लेयर थी, क्रीमी लेयर मतलब जो बेसिकली अच्छा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, ग्रेड A की पोस्ट पर वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो वैसे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी बढ़ा दिया गया। शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर कोई क्रीमी लेयर के अंदर आता है तो उसको भी यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वो बेसिकली यहाँ पर जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस के अंदर बताया गया। तो यहाँ पर आर्टिकल 16 के बारे में चर्चा की गई थी रिजर्वेशन को लेकर। तो आपको पता चल गया रिजर्वेशन के क्या हालात हैं, है ना। तो मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, नौकरी के अंदर रिजर्वेशन अलाउ है, रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन रिजर्वेशन कोई एक फंडामेंटल राइट नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कौन कौन से अमेंडमेंट आए ये मैंने आपको समझा दिया। इंदिरा साहनी केस क्या था ये आपको समझा दिया कि रिजर्वेशन दिया जाएगा लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस क्या था। उसके बाद में आपको पता होगा साल 2019 में हमारा एक और 130वां अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके थ्रू रिजर्वेशन को और बढ़ा दिया गया। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन को लेकर आया गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनके पास यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के अलावा जो दूसरे लोग हैं जिनकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको यहाँ पर बेसिकली EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर रखा गया कि इनको भी यहाँ पर एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो ये रिजर्वेशन को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी आर्टिकल 16 के ऊपर एक और वीडियो मैं बना दूंगा, आपको वहाँ से भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना रिजर्वेशन क्या है और कैसे यहाँ पर वर्क कर रहा है, हमारे जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन किस प्रकार से देखने को मिलता है, कौन कौन से जजमेंट्स आए हैं और उन जजमेंट्स ने क्या क्या बोला है रिजर्वेशन को लेकर, वो बातें क्लियर हुए। आगे चलते हैं। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है। नाउ हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलता है, अमेरिका जो है इंडिया का एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो यहाँ पे बताया गया कि US ने चाइना को पछाड़ते हुए इंडिया का एक टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जिसके साथ हम लोग सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं, ये साल 2021-22 का डेटा बताया गया। साल 2021-22 के अंदर भारत ने अमेरिका के साथ में लगभग $119 बिलियन का व्यापार किया है, जबकि चाइना के साथ में जो हमारा व्यापार है वो काफ़ी कम रह गया इसके कंपैरिजन में बताया गया। तो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि चाइना को पछाड़ते हुए भारत अमेरिका के जो रिलेशंस है वो अपने आप में काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी यहाँ पर चाइना को बीट करके हम दोनों का व्यापार एक टॉप लेवल पर पहुँच चुका है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं, तो आप लोग यहाँ पर इसको भी स्किप कर सकते हो। बाकी आपको पता है मंडे में इकोनॉमी सेक्शन आता नहीं है, यानी इकोनॉमी का पेज आता नहीं है, बिजनेस पेज नहीं आता, तो वहाँ पे आप लोग उसको स्किप कर सकते हो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के ऊपर कि आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। मतलब क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर क्या है। तो आपको बताना यह है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये स्टार्टिंग मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, यानी कि ना ही पहला करेक्ट है और ना ही दूसरा करेक्ट है, क्योंकि INS सिंधु कोश यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। और INS जो विराट है बेसिकली वो यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर देखने को मिलता है, वो कोई सबमरीन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है।
नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।